CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 7 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, अध्याय 8, पृष्ठ 92 से पृष्ठ 101 तक। शीर्षक बाजार में एक कमीज। पृष्ठ संख्या 92। ये अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? हम ये पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। यहां एक कमीज की तस्वीर बनी हुई है जिसमें कमीज बनने की विभिन्न प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। पृष्ठ 93। शीर्षक कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी हुई है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपए कर्ज लिए थे। उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उसने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वो अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे। 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपए की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3000 रुपए काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपए ही दिए। स्वप्ना बोली, केवल 3000 रुपए? व्यापारी, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। क्या स्वप्ना को रुई का उचित मूल्य प्राप्त हुआ? व्यापारी ने स्वप्ना को कम मूल्य क्यों दिया? आपके विचार से बड़े किसान अपनी रुई कहां बेचेंगे? उनकी स्थिति किस प्रकार स्वप्ना से भिन्न है? यहां एक चित्र बना हुआ है, उसमें कपास कैसे उगती है यह दिखलाया गया है। उसके डोडे दिखलाए गए हैं। पहला, कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। दूसरा, जिनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। तीसरा, जिनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। चौथा, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। पांचवां, सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं। छठा, सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। पृष्ठ 94। व्यापारी, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे।
आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज ना हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूं? मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सके। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1800 रुपए प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वो आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा भी समय आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज्यादा है जो वो मजदूरी करके कमा लेती है। शीर्षक, इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों में अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहां लाते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। इन उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। यहां एक चित्र है कपड़ा व्यापारी की दुकान का। इरोड में एक दुकान, पृष्ठ 95। यहां 3 चित्र दिए हुए हैं। पहला, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए हैं, जिनसे इन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। दूसरा, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए इन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में आप ऐसे एक घर में रखे हुए पावरलूम, बिजली चालित करघे देख सकते हैं। बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियां, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। तीसरा, बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूत दिया गया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। इरोड के कपड़ा बाजार में निम्नलिखित लोग क्या काम कर रहे हैं? व्यापारी, बुनकर, निर्यातक। बुनकर व्यापारियों पर किस किस तरह से निर्भर हैं? शीर्षक, दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है।
वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वो किस कीमत पर बेचा जाएगा। पृष्ठ 96। कपड़ा बाजार में व्यापारी ये कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपए है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपए का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है और पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3500 रुपए ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था, दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। यदि बुनकर खुद सूत खरीदकर बने हुए कपड़े बेचते हैं तो उन्हें 3 गुना ज्यादा कमाई होती है। क्या यह संभव है? चर्चा कीजिए। क्या इसी तरह की दादन व्यवस्था पापड़, बीड़ी और मसाले बनाने में भी देखने को मिलती है? अपने इलाके से इस संबंध में जानकारी इकट्ठी कीजिए और कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। आपने अपने इलाके में सहकारी संस्थाओं के बारे में सुना होगा, जैसे दूध, किराना, धान आदि के व्यवसाय में। पता लगाइए कि ये किसके लाभ के लिए स्थापित की गई हैं। शीर्षक: बुनकर सहकारी संस्थाएं। यह एक चित्र है जिसमें एक बुनकर महिला काम करती दिखाई दे रही है। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान हैं इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़े का उचित मूल्य प्राप्त हो जाता है। कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इस तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होंगी। पृष्ठ 97। यहां एक चित्र में एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टांक रही हैं। शीर्षक: दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा दिल्ली निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती हैं। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोषयुक्त होने पर
या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपने लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वस्त्र निर्यातक इन शब्दों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा करते हैं? पृष्ठ 98। इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिकों को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है तो वो उसे जाने को कह सकते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपए प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टांकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। शीर्षक मजदूरों का भुगतान। दर्जी 3,000 रुपए प्रति माह। इस्त्री करना, प्रेस ₹1.50 प्रति पीस। जांच करना 2,000 रुपए प्रति माह। धागे काटना व बटन लगाना 1,500 रुपए प्रति माह। शीर्षक संयुक्त राज्य अमेरिका में वो कमीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज $26 यानी 1,800 रुपए में बेची जाएगी। यह एक चित्र दिया गया है। उसके अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कमीजों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीजें ₹, प्रति कमीज के हिसाब से खरीदी। फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। इसके बाद लगभग प्रति कमीज रुपए स्टोर में रखने, प्रदर्शन व अन्य मद में खर्च किए। इस तरह से इस व्यक्ति को कमीज 900 रुपए लागत की पड़ी, जबकि वो उसे 1,800 रुपए में बेचता है। एक कमीज पर उसे रुपए का मुनाफा हुआ। वो जितनी अधिक संख्या में कमीजें बेचेगा उसे उतना ही लाभ होगा। यहां एक कमीज का चित्र है। लाभ 900 रुपए, विज्ञापन 400 रुपए, भंडारण आदि 200 रुपए, क्रय मूल्य 300 रुपए। पृष्ठ 99। वस्त्र निर्यातक ने 300 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से कमीजें बेची। कपड़ा व कमीज में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपए प्रति कमीज के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपए प्रति कमीज और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपए प्रति कमीज की दर से हुआ। क्या आप वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? शीर्षक बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं? बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ प्राप्त हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं?
बाजार से अधिक लाभ कमाने वाले व्यक्ति। 1, 2, 3। बाजार में अधिक लाभ न कमाने वाले व्यक्ति। 1, 2, 3। गारमेंट फैक्ट्री के मजदूर, गारमेंट के निर्यातक और विदेशी बाजार के व्यवसायी ने प्रत्येक कमीज पर कितना पैसा कमाया? तुलना करके पता लगाइए। व्यवसायी बाजार में ऊंचा मुनाफा कमा पाता है। इसका क्या कारण है? आपने विज्ञापन वाला अध्याय भी सुना है। चर्चा कीजिए कि व्यवसायी प्रत्येक कमीज पर विज्ञापन के लिए 300 रुपए की राशि क्यों खर्च करता है? शीर्षक, बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सके। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाले छोटे किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? पृष्ठ 100। यह एक चित्र में बहुत सारे सिले हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या आप ये जानते थे कि आप जो रेडीमेड वस्त्र खरीदते हैं उनके पीछे कितने अलग अलग लोगों का प्रयास रहता है? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहां रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए, जैसा छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ, कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसा दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। अंतिम अध्याय में हम आपको बताएंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। पृष्ठ 101। अभ्यास। स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? 2. वस्त्र निर्यातक कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? 3. ऐसी किसी चीज के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वो चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकता है। चर्चा कीजिए कि ये वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? 4. यहां बताए गए 9 कथनों को सही क्रम में कीजिए और फिर नीचे बनी कपास की डोरियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए।
पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए हैं। पहला 1, दूसरा 3, बाकी सब खाली। ये आपको भरने हैं। 1, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। दूसरा, ग्राहक सुपरमार्केट में इन चीजों को खरीदते हैं। तीसरा, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। चौथा, गारमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। पांचवां, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। छठा, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीजें बेचता है। सातवां, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती हैं और सूत के व्यापारी को सूत बेचती हैं। 8, बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। 9, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती हैं। शब्द संकलन। जिनिंग मिल, वो फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहां पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। निर्यातक, वो व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। मुनाफा, जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्चे आमदनी से ज्यादा हो जाएं तो घाटा हो जाता है। इसी के साथ 9 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 8 यहां समाप्त हुआ।